यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा वालों के लिए जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा के ग्रुप में आज एक वीडियो आएगी, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 600 जो प्रश्न हैं उसको अगर आप रट डालते हैं, चलिए मैं ग्रुप में बात करूंगा इस विषय में, लेकिन ज़रूर आज देखिएगा, रात में वो वीडियो आएगा मुख्य परीक्षा वाले ग्रुप में, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में। ठीक, चलिए आर्थिक परिदृश्य हम देख लेते हैं इसमें से। आर्थिक परिदृश्य, इनके पीडीएफ हमने शेयर कर दिए हैं, जो इसके पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आया हुआ था। प्लेलिस्ट में भी ये वीडियोस देख सकते हैं। 27 जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। 27 अक्टूबर 2023 को जारी प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपके प्रश्न होंगे वो बन चुके होंगे, आरओ के लिए पेपर बन चुका होगा, तो जो प्रश्न आएंगे वो प्रथम अग्रिम अनुमान से ही आएंगे। तो इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कह रहा है 1485.69 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। दूसरा है, इसके अनुसार चावल उत्पादन 985.60 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहला वाला ही केवल सही है, ये फैक्ट याद रखिएगा। कुल जो अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन, जिसमें चावल उत्पादन 1063.13 लाख मीट्रिक टन है, मक्के का 224.82 लाख मीट्रिक टन है, तूर या अरहर 34.21 लाख मीट्रिक टन है, मूंग 14.05 लाख मीट्रिक टन है, उड़द 15.05 लाख मीट्रिक टन है। अगर ये भी आ जाए प्रश्न इस तरीके से आ सकता है घटते हुए क्रम में, तो चावल सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा जब प्रश्न आप देखेंगे ना, इस तरीके से भी देखा करिए। कुल तिलहन उत्पादन पूछे तो 215.33 लाख मीट्रिक टन, जिसमें मूंगफली का जो भाग है 78.2 लाख मीट्रिक टन है, सोयाबीन का है 115.28 लाख मीट्रिक टन, गन्ना 4347.93 लाख मीट्रिक टन, कपास 316.57 लाख गांठें, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की, पटसन और मेस्ता 91.91 लाख गांठें, प्रत्येक गांठ 180 केजी का। अक्टूबर 2023 में जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, अमीरों की लिस्ट 2023 जो जारी हुई, उसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? इंडिया के लिए ये अमीरों के लिए जारी हुई थी। गौतम अडानी एवं परिवार, मुकेश अंबानी एवं परिवार, अजीम प्रेमजी परिवार, साइरस पूनावाला परिवार। तो मुकेश अंबानी एवं परिवार, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये टॉप 5 हैं, इनको आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। वह अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार पाने वाली 5वीं महिला हैं। जी नहीं, वो अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाली तीसरी महिला है। तीनों का ही नाम आप याद रखिएगा। इसका फिलहाल आंसर केवल एक सही है, ए वाला हो जाएगा। ये जो हैं प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को इस वर्ष का प्रदान किया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, दिया जाता है। यह अर्थशास्त्र में सम्मान पाने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पूर्व एलिनार ऑस्ट्रम को सबसे पहली महिला थी, वर्ष 2009 में इनको मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल। दूसरी महिला थी एस्थर डफलो, वर्ष 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा कार्य समूह का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 सदस्यीय समूह है ये, आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में। ठीक है, आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में, कुल 9 हैं इसमें सदस्य, अध्यक्ष सहित।
ओके, 9 का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। 4 अक्टूबर 2023 को जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया है। तो व्यापार और निवेश विकास रिपोर्ट जो है ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा नहीं, तो ये पहला गलत। दूसरा, इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2023 में 6.6% रहने का अनुमान है, ये वाला सही है। केवल 2 राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं। 4 अक्टूबर को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर कितनी रही, कितने रहने का अनुमान है? वर्ष 2023 में 2.4%, 2024 में 2.5%। भारत की ये बात करें तो भारत की विकास दर वर्ष 2023 में 6.6%, 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। अक्टूबर 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अक्टूबर 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो दोस्तों वो आईएमएफ जारी करता है ना। तो यहाँ पर पहला वाला तो गलत हो जाएगा, विश्व बैंक नहीं जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास दर सही है। वर्ष 2023 में भारत की विकास दर इस रिपोर्ट के अनुसार 6.3% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। 2-3 सही है, पहला वाला गलत है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, केवल 2 और 3। इसमें देख लेते हैं डिटेल में। वैश्विक विकास दर 2023 में 3%, वर्ष 2024 में 2.9%। भारत की विकास दर वर्ष 2023 में 6.3%, 2024 में भी 6.3% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1040.50 करोड़ रुपए के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपए मूल्य वाला AAA रेटेड सामाजिक प्रभाव बांड प्रस्तुत किया। पहला सामाजिक प्रभाव बांड, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, हरित भवन, ऊर्जा भंडार और स्मार्ट ग्रिड सहित ऊर्जा दक्षता वादा करने वाली परियोजनाएं भी नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किए जा रहे नए बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। तो दूसरा वाला कथन भी सही है, इसके तहत ही, इसके बारे में ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आएगा। किसने जारी किया देश का पहला सामाजिक प्रभाव बांड? तो नाबार्ड ने 26 सितंबर 2023 को देश का पहला सामाजिक प्रभाव बांड प्रस्तुत किया है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कितनी कीमत का 1040.50 करोड़ रुपए का सामाजिक प्रभाव बांड प्रस्तुत किया। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण अपने आप हो गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के तहत सामान्य धान का, देखिए 2 तरह के धान होते हैं, सामान्य धान और दूसरा ए ग्रेड धान, दोनों की कीमत अलग अलग रहती है। तो सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो सामान्य धान का देखिए 143 रुपए की वृद्धि हुई है। सामान्य धान की कीमत में कितनी हो गई है? 2183 हो गई है। ठीक है, तो याद रखेगा 2183 सामान्य धान का समर्थन मूल्य। ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मूल्य समर्थन में वृद्धि कितनी हुई है? तो 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि दोनों में हुई है। धान क्रय का प्रस्तावित अनंतिम लक्ष्य कितना रखा गया है? 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य इस बजट वर्ष में रखा गया है, यह भी प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है, शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, अच्छा टाइम मैगजीन दिया है, ठीक, टाइम मैगजीन दिया है तो यही सही है। माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे है और शीर्ष 100 सूची में
एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है, तो दोनों ही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, एक और दो दोनों। डिटेल देख लेते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 750 कंपनियां शामिल हैं। टॉप 5 जो कंपनियां हैं विश्व की इस सूची में, माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे, एप्पल दूसरे पे, अल्फाबेट तीसरे पे, मेटा प्लेटफॉर्म्स चौथे पे। तो टॉप 4 पे यूएसए की ही कंपनियां हैं। पांचवें पे एसेंचर है, आयरलैंड की कंपनी है। इस सूची में 7 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस शीर्ष 100 सूची में शामिल एकमात्र कंपनी है जिसका सूची में जो स्थान है 64वां है। 6 अन्य भारतीय कंपनियां, उनके रैंक इस प्रकार हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा बस कि नवरत्न का दर्जा इसको प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को। अगस्त 2023 में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया दोस्तों, तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ओके। तेलंगाना सरकार द्वारा विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के सहयोग से ADEX को विकसित किया गया है। यह है क्या? तो एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड जो प्रणाली है। इसका कहाँ पर लॉन्च किया, लॉन्चिंग कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारक रामा राव ने, KT रामा राव ने लॉन्च किया था। अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बन सकता है। इस मंजूरी के तहत पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 50,000 रुपये कर दी गई है। तो विभिन्न राशियों में परिवर्तन किया गया है। देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करने वालों को लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है। व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान में जो वृद्धि की गई है वो तो आपने देखा, 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए। दूसरा है चिकित्सा अनुदान में वृद्धि। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को चिकित्सा अनुदान के तहत प्रदत्त राशि जो 30,000 रुपये थी बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर बीमारी अनुदान में भी वृद्धि कर दी गई है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को प्रदत्त गंभीर बीमारी अनुदान राशि जो पहले 1,25,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। अगस्त 2023 में किस सीमेंट कंपनी ने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिग्रहण हुआ है, तो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने, सी वाला राइट आंसर है। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात के कच्छ जिले में सांघीपुरम में SIL की एकीकृत विनिर्माण इकाई है। यह विनिर्माण इकाई भारत की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ी एक स्थान पर सीमेंट और क्लिंकर इकाई है। क्षमता के अनुसार भारत की सबसे बड़ी। तो अब ये अंबुजा सीमेंट ने अधिग्रहित कर ली है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को श्रेणी 1 मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में उन्नत करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी के साथ अब भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त CPSE की संख्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल 14 नवरत्न हो गई हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है इस समय। हो सके तो लिस्ट भी, बहुत सारे अभी छात्र देखिए कमेंट बॉक्स में लिस्ट भी बता देंगे कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 अगस्त 2023 को GST परिषद की 51वीं बैठक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बिल्कुल सही है। कहाँ हुई 51वीं बैठक? नई दिल्ली में।
बैठक महत्वपूर्ण क्यों रही? क्योंकि इस बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दांवों के पूर्ण अंकित मूल्य पर 18% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। ये वाला गलत है, 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई थी और अभी बाद में उत्तर प्रदेश ने भी लागू यहाँ पर इसको कर दिया है। तो ए वाला राइट आंसर है, बी वाला गलत है। कितना लगाना है? 28%। ठीक है। और कब से लगाना है ध्यान रखिएगा, इसे 1 अक्टूबर 2023 से लगाने का प्रस्ताव था। इस अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ भी चुके हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वो टाइम वाला था सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को था। ये फॉर्च्यून का ग्लोबल 500 है जिसमें वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में इस वर्ष 8 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। दोनों ही सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 शीर्ष कंपनियों की सूची जारी हुई है प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा। यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची भी है। इसमें पहले नंबर पे अर्थात विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। दूसरे नंबर पे सऊदी अरामको, सऊदी अरब का तेल कंपनी। तीसरे नंबर पे स्टेट ग्रिड चीन का। चौथे पे अमेजन है यूएसए का। पांचवे पे चाइना नेशनल पेट्रोलियम है चीन का। इस सूची में 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष 100 में केवल 2 कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान पे, इंडियन ऑयल 94वें स्थान पे। सूची में अन्य भारतीय कंपनियां भी हैं लेकिन इनका नाम जानना आवश्यक नहीं है आपको। SECL की कौन सी खदान MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी? आपको बस ये याद रखना है ये खदान कहाँ पर है, क्योंकि चर्चा में है, ये पूछ सकता है। तो ये है पेलमा खदान। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ओके। तो MDO या माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट ये खदान है। प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं फिर से। SECL की कौन सी खदान MDO मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी? तो यह पेलमा खदान है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कर दीजिएगा आप क्वेश्चन में इसको। तो ये जमशेदपुर झारखंड में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना। इसकी मंजूरी 29 जुलाई 2023 को वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी गई। इकाई की स्थापना जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में आता है, ये वहां पर किया जाएगा। स्थापना इसकी की जाएगी किसके द्वारा? मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 28 जुलाई 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो यह $200 मिलियन का एक बड़ा समझौता है। ओके। तो जल आप इस किस लिए समझौता हुआ है? तो जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी सहनीयता या वहनीयता और विरासत को बढ़ाने के लिए जारी राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के मध्य संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? REC-EIC की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? जुलाई 2023 में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई तमिलनाडु में किया, बिल्कुल सही है। यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित एक उद्योग आधारित पहल है, बिल्कुल सही है। इस गठबंधन में 35 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हैं। ये वाला गलत है क्योंकि 35 नहीं बल्कि 39 कंपनियां हैं इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल। इस गठबंधन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं: प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त। तो यही सी वाला गलत था, 39 कंपनियां हैं इसमें। जुलाई 2023 में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? किसके बीच? ADB और भारत सरकार के मध्य।
तो ये समझौता है $295 मिलियन का, जो लोग बिहार देने जा रहे हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2023 को एशियाई विकास बैंक द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बांड जारी किया गया। एशियाई विकास बैंक के द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बांड जारी किया गया। इस बांड द्वारा जुटाई गई राशि से किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर एलएलसी के लिए एडीबी के इंटरमेड अस्पताल विस्तार परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो मंगोलिया इसका राइट आंसर है। जुलाई 2023 में किसने केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया? किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया, सहकारिता मंत्री हैं, तो और कौन करेगा। जुलाई 2023 में रेजर पे ने, जो कि भारत की स्टार्टअप कंपनी है, किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो ये कहां पर किया है? मलेशिया में। ठीक है, इसी के साथ रेजर पे पहला भारतीय स्टार्टअप हो गया है जिसने क्लेर्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया। कहां? मलेशिया में। 1 जून 2023 को एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल के मध्य नई दिल्ली में फुकोट, ध्यान रखिए यही पूछेगा, फुकोट कर्णाली, कर्णाली नदी है ना, फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण यह है कि परियोजना कहाँ स्थित है और किस देश को इसमें विद्युत सप्लाई की जाएगी। नेपाल को। 480 मेगावाट की यह परियोजना है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट की होगी। परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए कर्णाली नदी की धारा का उपयोग होगा और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेज दी जाएगी। 31 मई 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित हुआ। गलत है, ये जो सम्मेलन हुआ था बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन था ये, जो कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा है, इस अवसर पर रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए, ध्यान रखिए, ऑपरेशन शेष के बारे में पूछ सकता है, इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। तो ये वाला सही है, पहला वाला गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑपरेशन शेष, ध्यान रखिएगा, इसको मिस ना होने पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।